जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बीएसटी। निश्चित तौर से हम लोग को क्लास 12 में 5 पेपर पढ़ना था, जिसमें हिंदी इंग्लिश 2 छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 तो ईपीएस बीएसटी अकाउंट पढ़ना है। और ये ध्यान रखना है कि पिछला भी लॉकडाउन में हम लोग देखे थे कि लॉकडाउन तो लगी हुई थी, क्लास लेट से ऑफलाइन खुला लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर हुआ था। इसीलिए हम लोग ये माइंड मेकअप करके चले कि एग्ज़ाम गवर्नमेंट फरवरी में जो होता है उसी शेड्यूल पर ले लिया था और इस बार भी लेने का चांस बनता है। तो ऐसे दशा में हम लोग को पढ़ते रहना पड़ेगा, ऐसे दशा में हम लोग को पढ़ते रहना पड़ेगा। तो ऐसे दशा में हम लोग को पढ़ते रहना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या है कि हम लोग अब सप्ताह के जो 6 दिन होता था उसमें से 5 दिन आपको अकाउंटेंसी के लिए कर देते हैं और 1 दिन बीएसटी के लिए कर देते हैं। 1 दिन में आराम से अभी बहुत लंबा टाइम हम लोग का निकल जाएगा और आप लोग इसको नोट्स को अगर ले लिए होंगे तो ये हम समझा देते हैं ना, उसके आफ्टर डैट आप उसको बैठकर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और नोट कर लेना है कि हम लोग को सेम टू सेम आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस बात को समझे कि प्रश्न जो हो उसके सेंस में लिख देंगे, कॉपी आपका चेक हो जाता है। ये हम जो आंसर प्रिंट किए हैं यही आंसर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये आपको याद हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसमें से जो आपको लग रहा है कि मतलब इसके बारे में हम लिख सकते हैं सेल्फ, तो वो भी परफेक्ट है। तो चलिए आज हम लोग बीएसटी में स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं स्क्रीन पर। बीएसटी के एग्ज़ाम आपको जब भी होगा वो 100 नंबर का होगा, वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें आपको 3 सेक्शन हो जाएगा। एक तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला में जाइएगा तो उसमें 2 हो जाता है सेक्शन। एक सेक्शन में आपको 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है और 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इस तरह क्वेश्चन का पैटर्न है, यानी 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन की संख्या तो बहुत ज़्यादा पूछता है लेकिन 15 का जवाब देना है, 2 नंबर का रहता है, वो आपका 30 को नंबर हो गया। इधर आपको 4 गो क्वेश्चन लिखना है, 5 नंबर को 20 नंबर हो जाएगा। इस तरह का हुआ। अब रहा कि बीएसटी का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव को याद करते हैं तो बहुत कंफ्यूज कर देगा, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को अनदेखा कर आज जो ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, अगर इसको गौर से सुनिएगा और हमारे वीडियो सुनने के बाद फिर आप नोट्स उठाकर पढ़िएगा, फिर उतना को अपने कॉपी में नोट करिएगा। कॉपी भी ले लीजिए, नोट्स बनाए, उससे क्या हुआ, हम पढ़ाए, वीडियो सुने, आप अपने नोट्स में उठाइए, इसी नोट्स को फिर पढ़िए और अपनी भाषा में सबका आंसर लिखने के प्रयास कीजिए। निश्चित तौर से आपका ऑब्जेक्टिव 100% क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब सब्जेक्टिव पर पकड़ बनेगा तो ऑब्जेक्टिव समझना आसान होता है। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता पहला जो सवाल आपके है ये शॉर्ट क्वेश्चन का है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन भले हम लिखने के लिए लिखे हैं, इसमें एक चीज़ और नया एडिशन किया गया है। पिछले साल के तुलना में इस साल के नोट्स को डेवलप कर दिया गया। पिछले साल नोट्स हैंड राइटिंग से हाथ से लिखा हुआ बच्चों को मिलता था और उसको पढ़ते थे। इस बार कंप्यूटराइज है, प्लस एक और फायदा है, जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो कब पूछा है, किस वर्ष पूछा है, उसका भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के नीचे डाल दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन में गौर से देखेंगे तो लिया है 1 नंबर में प्रश्न, उपभोक्ता अदालत में कौन शिकायत कर सकता है। ठीक है, ये सवाल कब पूछा था, तो ये सवाल BSEB यानी आपको बिहार एजुकेशन बोर्ड का, जो आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं CBSE बोर्ड कहते हैं, उसी तरह BSE बोर्ड होता है, ये आपका बिहार बोर्ड का शॉर्ट नाम है और ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यह बहुत बेनिफिट होगा। क्वेश्चन का टाइप भी आपको समझ आ जाएगा। तो कह रहा है उपभोक्ता, पहले समझ लो उपभोक्ता क्या है। जैसे आज बाज़ार में हम फ्रिज, टीवी, बहुत सारे सामान खरीदते हैं और उसमें मान लीजिए कि एक फ्रिज हम खरीदने गए, फ्रिज वाला समझाए कि फलाना फलाना चीज़ इसमें फैसिलिटी है, घर पर आए तो सुविधा नहीं है, तो हम उपभोक्ता हैं, हम लोग खरीदने वाले उपभोक्ता होते हैं, उसको उपभोग करने वाले होते हैं। और ऐसे दशा में हम अदालत में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं
या तो फ्रिज वापस लो और नहीं तो हम केस कर देंगे। उस तो केस में हमारी जीत होगी, क्योंकि सामान को जो आपने बताया वो नहीं है। इसी को उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता अदालत में कब जाता है? जब किसी वस्तु में उसकी समस्या आ जाता है। जैसे आप घर पर मान लीजिए कि टीवी लेके आए, खरीद लिया, टीवी में बताया फलाना फलाना सुविधा, वाईफाई से कनेक्ट होने वाला टीवी बताया, अब वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा, वाईफाई उसमें मौजूद नहीं है, तो ऐसे दशा में हम अदालत का दरवाज़ा ठकठका सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि उपभोक्ता अदालत में कौन शिकायत कर सकता है? तो उत्तर, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निम्नलिखित लोगों के द्वारा दायर की जा सकती है। देखिए, इसमें जब भी शिकायत होता है पब्लिक ही करता है, हम लोग ही शिकायत करेंगे और हम लोग सामान खरीदने वाले हम ही लोग शिकायत करेंगे। एक नंबर में एक उपभोक्ता या उसकी मृत्यु होने पर उसकी कानूनी प्रतिनिधि कर सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे नाम से कोई सामान खरीदा हुआ है और किसी वजह से अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो सामान पर किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरा प्रतिनिधि, मेरे घर के कोई लोग जाकर उस पर दावा ठोक सकता है। फिर मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ, मान लीजिए बहुत सारे आज के क्या है यूनियन बना है, प्रोटेक्शन के लिए यूनियन बना है, तो अगर आपके सामान कोई खराब खरीद के लाए और आप यूनियन संघ के मेंबर हैं, यूनियन संघ से जुड़े, तो वो भी आपके लिए केस कर सकता है। ठीक है, वो भी केस है, ये बाध्य नहीं है, कर सकता है। उसके बाद एक या एक से अधिक उपभोक्ता द्वारा सामूहिक तौर पर जहां अनेकों वस्तु के समान हित हो, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 2 आदमी सामान खरीद के लेके आए, जरा गौर सोचिए, एक ही दुकान से 2 सामान खरीद के लाए और एक ही रेट में एक ही टाइप का सामान है, दोनों का गुण अलग अलग है, तो वहाँ पर हम लोग केस कर सकते हैं मिलकर। भारतीय अधिनियम नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय अधिनियम अथवा सीमित पंजीकरण अधिनियम अथवा तत्सम लागू किसी भी अधिनियम द्वारा उपभोक्ता संगठन कर सकता है, ये हमारा हो सकता है। 5वां, केंद्र सरकार भी आपके लिए केस कर सकता है, राज्य सरकार का संघ भी कर सकता है। यानी उपभोक्ता फोरम में कोई भी आदमी शिकायत कर सकता है, इतना ही रखना है। पब्लिक कर दे, यूनियन पब्लिक कर दे, केंद्र सरकार कर दे या राज्य सरकार कर दे। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। चूँकि बहुत छोटा छोटा अक्षर में टाइप हुआ है, थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को फोकस करेंगे कि ये आपके नोट्स आपके पास होना चाहिए। आपको नोट्स अगर नहीं मिलता तो पूर्व में भी मालूम हो चुका है कि नोट्स कहाँ से मिलेगा, वहाँ से नोट्स ले लीजिए अपने सुविधा अनुसार। लॉकडाउन में बंद है, 15 के बाद जाके ले लीजिए। पूंजी बाजार अथवा 2 अंक कौन कौन से है? पूंजी बाजार के 2, मतलब पूंजी बाजार किसको कहा जाता है? देखिए, आज के डेट में कोई भी व्यापार करने के लिए पैसा की आवश्यकता पड़ता है और पैसा 2 तरह से हम लोग पूर्ति करते हैं। एक तो हम लोग के नॉलेज में होता है कि अपना घर का पैसा बिजनेस में लगाए या अपना ज़मीन बेचकर लगाए या अपने कहीं से अपने स्तर से लगाए। लेकिन बड़े व्यापारी जो होते हैं, बड़े उद्योग कारखाने होते हैं, वो पूंजी की व्यवस्था कैसे करते हैं, पूंजी का क्या अंग होता है, उसको डिप्रेशन करना है। प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार के आशय उस बाजार से है जिसमें दीर्घकालीन के लिए पूंजी एकत्रित करने के उद्देश्य से अंशपत्र, बॉन्ड, प्रतिभूति की पहली बार बेचा जाता है। देखिए, कह रहा है प्राथमिक बाजार का अर्थ उस बाजार से जहां दीर्घकालीन के समय, लंबा समय के लिए पूंजी एकत्रित करने के उद्देश्य से अंश शेयर बेचा जाता है, ऋण पत्र, डिवेंचर, बॉन्ड का बॉन्ड होता है, अन्य प्रतिभूति पहली बार बेचा जाता है। पहली बार मतलब उसमें नया हो, जैसे मान लीजिए शेयर कोई कंपनी इशू किया, पहला बार बेचा जा रहा है, ऋण पत्र पहला बार बेचा जा रहा है। इस प्रकार इस बाजार का सभी नवीन निर्गमन से होता है, सबसे नया शुरुआती निर्गमन से होता है। इस कारण यह प्राथमिक बाजार या नव निर्गम बाजार भी कहा जाता है। माने नव निर्गम कहिए, नया कहिए, आप प्राथमिक बाजार कहिए, कहते हैं। इस बाजार के माध्यम से नई और पुरानी दोनों प्रकार की कंपनी आवश्यक पूंजी का अधिक कर सकती है और इसलिए यहाँ से कौन कौन एकत्रित कर सकता है कैपिटल, नया और पुराना दोनों शायद यहाँ से खरीद सकता है। अब आता है सेकेंडरी गौण मार्केट। गौण बाजार या सेकेंडरी मार्केट का आशय उस बाजार से है जहाँ पर पूर्व में निर्गमन प्रतिभूति पहले से एक बार जारी किया जा चुका है और क्रय विक्रय होता है। मान लीजिए कोई शेयर बेचा, उसको आप खरीद लिए, फिर उसको दोबारा बेचना चाहते हैं, तो इसी को सेकेंडरी कह रहा है। कोई भी प्रतिभूति, अंश, ऋण पत्र आदि जब प्रथम बार बेची जाती है तो वह प्राथमिक बाजार की क्रिया होती है।
परंतु जब उससे प्रतिभूति को पुनः बिक्री होता है तो यह गौण बाजार की क्रिया में होता है। प्रतिभूति पुनः क्रय विक्रय स्कंद विपणन स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है। इस प्रकार भारत में कुल मिलाकर 24 स्टॉक विपणन। अब वही ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, तब आप रटा मारिएगा, यहाँ 24 बता दिया गया 24 है, जो कि भारत के विभिन्न भागों में फैली हुई है। इनमें सबसे प्रमुख स्टॉक विपणन बम्बई में है और भारत के मन देखिए 24 को जो है ना, मान लीजिए तो बम्बई में और भी राज्य में स्थापित किया गया है। मुंबई मेन होता है, यहाँ पर केवल उन्हीं को प्रतिभूति अंश को क्रय विक्रय होता है जो पहले से अनुचित लिस्टेड हो, यानी यहाँ पर वही लोग अपना शेयर डिबेंचर या स्टॉक बेच सकते हैं जिनके लिस्टेड हो, जिनका लाइसेंस मिला हो, जो भारत सरकार से ऑथराइज है, उन्हीं को मिलता है। यह क्रय विक्रय इनसे अधिकृत दलालों के माध्यम से भी होता है, मतलब एक रजिस्टर्ड दलाल ब्रोकेज के माध्यम से भी होता है। गौण बाजार का मूलतः उद्देश्य तरलता लिक्विड उत्पन्न करना और इस बाजार का मुख्य उद्देश्य होता है पैसा को उत्पन्न करते रहना, ये दूसरा सवाल हुआ। फिर हम तीसरे सवाल पर देख लेते हैं। तीसरे सवाल पर देखते हैं। तीसरे सवाल पूछा हुआ है 2020 में पूछा, नियम और नीति में क्या अंतर है। देखिए पूछा है कि नियम और नीति में अंतर बताइए। तो देखिए अंतर इसको एक डायग्राम की तरफ से समझाया गया। सबसे पहला आधार क्या है, तो नियम के बारे में लिखेगा, ये नीति के बारे में लिखा गया है। नियम विशेष विवरण होते हैं जिनके अनुसार कार्य संपन्न किए जाते हैं। कह रहा है नियम विशेष विवरण होते हैं जिनके अनुसार कार्य संपन्न होता है। नीति के आशय उन दिशा निर्देशन से है, नीति के आशय उन दिशा निर्देशन से है जो संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति और योगदान करते हैं। इसे नीति समन्वय कहा जाता है। कथन की प्रवृत्ति, नियम विधि विशेष कथन है, माने विधि विशेष है, जबकि यहाँ पर ये वाला देखेंगे, यहाँ ये वाला लाइन है, इसमें ये कानूनी मान्यता प्राप्त है नियम का, जबकि यह समान कथन है। अब चलिए निर्णय की स्वतंत्रता, नियम में निर्णय की स्वतंत्रता का अभाव होता है। चूँकि कानून द्वारा लिखा हुआ नियम है उसी को अनुसार लेंगे, इसमें अभाव है। लेकिन नीति में कुछ सीमाओं को अंतर्गत निर्णय स्वतंत्रता है, कुछ नियम के तहत इसमें स्वतंत्रता है। नियम लोच का अभाव होता है। जो देखिए नियम भारत सरकार द्वारा तय कर दिया कानून में, ये नियम है। नीति जो होता है समय और परिस्थिति के अनुसार बनाते हैं, वही नीति है। अभाव होता है जिसमें लोच होता है, लोच मतलब जब चाहें बदल सकते हैं। विवेकशील, नियम में निष्पादन से जुड़े लोगों को विवेक के उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिलता। जो कानून बन गया वो कानून के हिसाब से ही काम करना, इसमें आपको विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि नीति में विवेकशील नीति होती है, इसमें जिसके निष्पादन विवेक के उपयोग से हो सकता है। यानी सिंपल बात है कि नियम भारत सरकार के नियम कानून में बना है, उसी को पालन करना है। नीति परिस्थिति और स्थिति के अनुसार वहाँ पर पालन करते हैं, यह नीति होता है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कोशिश करते हैं कि डेली एक पेज पढ़ा जाए, हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। फिर जैसे जैसे देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो और ही टाइम लिया जाएगा। पहले तो शुरुआत किया गया। ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण नियोजन के बगैर अंधा है। देखिए 2020 में भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण नियोजन के बगैर अंधा है। मतलब नियोजन जो बनता है वो नियंत्रण अंधा है। तो उसको पढ़ेंगे, बड़ी शॉर्ट आंसर लिया गया है। नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना में नियोजन द्वारा निर्धारित परिमापों से किया जाता है। कह रहा नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक कार्य का निष्पादन की तुलना नियोजन द्वारा निर्धारित परिमापों से किया जाता है। अतः यदि परिमापन के निर्धारण न किए जाए तो नियंत्रण के औचित्य समाप्त हो जाता है। जिससे हम नियंत्रण करते हैं तो पहले कार्य किया भाई, प्लान किया, तब तो नियंत्रण। अब मान लीजिए 20 लोग को घेरना है, तो रखना है, रोकना है, तब काहे खातिर रखेंगे? लोग तो पूछेगा ना। अगर ये बता दे कि भाई आप फलाने तारीख को मेरे दरवाजा 20 आदमी आइए, हमारे घर पर शादी है, तो वो समझ जाएंगे, तो उसी के हिसाब से वो आएंगे, उसी हिसाब से हमारा नियंत्रण करेंगे। इस प्रकार नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है, आधारहीनता है। नहीं, निश्चित है कि बिना अगर कोई नियोजन का हम नियंत्रण करें तो पूरा बिल्कुल ब्लाइंड है, अंधा है।
उद्यम की आर्थिक विकास की धुरी क्या माना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उद्यमी के आर्थिक विकास की धुरी क्या माना जाता है, मैंने कोई व्यक्ति जब विकास करता है उसका क्या धुरी माना जाता है। तो उद्यमी को आर्थिक विकास की धुरी इसलिए माना जाता है क्योंकि उद्यमी के द्वारा राष्ट्र के आर्थिक विकास गति प्रदान किया जाता है। देखिए उद्यमी जैसे अभी के डेट में देखा जाए तो भारत में बहुत सारे दवाई नहीं बनती हैं। इस कोविड-19 के कारण अभी बहुत सारे दवाई हमारे भारत में उपलब्ध नहीं, क्योंकि हमारी बहुत सारे दवाई हम विदेश से मंगाते हैं, विदेश पर डिपेंड है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम है क्योंकि वह विदेश वाला दवाई तो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है, उसी हिसाब से भारत को देता है, लेकिन भारत को दवाई आज भी उतना ही दे रहा है। ऐसा बात नहीं कि नहीं दे रहा है, लेकिन आज बीमारी ज़्यादा है, कुछ मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत है, वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए कहा रहा है किसी भी देश का अगर विकास करना है और आर्थिक रूप से डेवलप करना है, वहाँ के उद्यमी यानी वहाँ के व्यापारी को विकास करना होगा। वहाँ के व्यापारी गति दे सकते हैं, अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक होते हैं। अर्थव्यवस्था जिस देश से देश चलता है उसका मुख्य चालक कौन होता है, उद्यमी होता है। उद्यमी के अभाव में अच्छे, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी का मालिक है तभी तो टाटा है, तभी तो आज भारत में इतना डेवलप हो रहा है। तो ये हुआ। प्रबंध के किन्हीं 4 विशेषताओं के बताए, खाली विशेषता के नाम बता देना है। ये 2011 में पूछा, 2019 में पूछा है, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये बहुत मेहनत करके सजाया गया, इसलिए पर इस पर फोकस करेंगे। प्रबंध की विशेषताएं निम्न है। प्रबंध की विशेषताएं निम्न है। प्रबंध की विशेषताएं निम्न है। प्रबंध के उद्देश्य, थोड़ा छोटा छोटा अक्षर लेते हैं। प्रबंध के उद्देश्य के प्रधान क्रिया, पहले इसका प्रधान क्रिया और प्रबंध करने का जो क्रिया है उसको प्रधान सर्वव्यापक होता है, व्यापक होता है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया, यानी कि प्रबंध एक बार कर दिए चलते नहीं, हर बार उसमें करना पड़ेगा। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। ये 4 इसका विशेषताएं हुआ। विशेषताएं रटा मारना होगा, थोड़ा सा जो विशेषताएं वो तो बदल नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा रटा भी मारना पड़ सकता है आपको। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है 7 नंबर के रूप में देखेंगे। समन्वय प्रबंध का सार है, विवेचन करिए। क्वेश्चन पूछा है समन्वय क्या प्रबंध का सार मतलब सारणी है, तो कह रहा है कि समन्वय को प्रबंध का सार इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रबंध का प्रत्येक कार्य समन्वय लाने का एक प्रयास है। किसी भी संस्था में प्रबंध अपने आधारभूत कार्यों के नियंत्रण, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण के माध्यम से समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। अतः प्रबंध का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें समन्वय का अभाव में पूरा किया जा सकता है। देखिए प्रबंध कितना हो कर लिया जाए, जैसे मान लीजिए एक पेड़ काटना है, ये मैनेजमेंट हुआ कि आज 10 बजे से वो पेड़ हमारे मजदूर काटेंगे, लेकिन वो मजदूर अगर 4 मजदूर भी काटे और मिलजुल कर नहीं काटे तो पेड़ नहीं कट सकता है। एक आदमी काटेंगे, सबकी मिलजुल कर 2 आदमी बांध कर रस्सा खींचे रहेंगे, 2 आदमी काटेंगे कि पेड़ उधरे गिरे, ऐसे सब व्यवस्था किया जाता है। तो वही कह रहा प्रबंध एक ऐसा कार्य है जहाँ समन्वय के अभाव में पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रबंध से कोई अलग कार्य है, बल्कि प्रबंध का सार है। इसलिए कहा जा सकता है कि समन्वय प्रबंध का सार है, इसके अभाव में नहीं किया जा सकता। अब है एडविन एवेंस रॉबिन्स के द्वारा दी गई प्रबंध की परिभाषा दीजिए। एडविन एम रॉबिन्स द्वारा ये 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोफेसर रॉबिन्स के शब्दों में प्रबंध की परिभाषा कोई भी व्यवसाय नहीं चल सकता है, चाहे वह संवेग की स्थिति क्यों न हो, इसलिए नियमित उद्देश्य की आवश्यकता पड़ती है और उद्दीपन की व्यवसाय के प्रबंध करता है। देखिए एक बड़ी सवाल है, ये प्रबंध की जो होता है ना, आज के डेट में बिना प्रबंध का कोई भी व्यापार नहीं चल सकता है। बिना अच्छे ढंग से निष्पादन किए नियमित रूप से उस व्यापार को चलाने के लिए प्रबंध चाहिए। इसलिए प्रबंध एक ऐसी चीज़ हो गई है आज के डेट में जिसको आज लोग बच्चे MBA करते हैं, बैंक का मैनेजर, सबका जो कि मैनेजर उसी के दिमाग से व्यापार चलता है, उसी तरह से कार्यशिल्पा होता है। इसलिए ऐसी स्थिति प्रबंध की परिभाषा के राइटर दिया है और 19 में पूछा है राइटर की परिभाषा में क्या चेंज कर सकते हैं, सेम लिखना होगा। प्रबंध के सिद्धांत के सार्वभौमिक को कहा जाता है, मतलब प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, जो मैनेजमेंट के सिद्धांत को क्यों कहा गया हर जगह के जैसा लागू होता है। तो प्रबंध के सिद्धांत अलग अलग प्रकार के संगठनों के प्रयास समान रूप से अपनाए जाते हैं। कई संगठन हो, किसी प्रकार के संगठन हो, अलग अलग सिद्धांत हो, लेकिन सबको अपनाने का एक ही तरीका होता है, जैसे व्यवसाय, अस्पताल इत्यादि। अगर संक्षेप में कहा जाए तो प्रबंध के सिद्धांत स्वाभाविक और सर्वव्यापी होता है।
किंतु सभी देश की परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे देश का जो होता है अलग अलग कल्चर अलग वहाँ होता है, इनमें विशेष चरण अपनाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रबंध का एक कुछ ऐसा भाग होता है जो सब जगह अपनाया जाता है, किंतु अगर समान दृष्टिकोण से अपनाया जाए तो सभी कहलाएगा, और विशेष कोई खास स्पेशल टारगेट नहीं किया जाए तो सब प्रबंध का उद्देश्य एक ही होता है, व्यापार को सफल कराना, व्यापार को सफल कराना। लास्ट एक और क्वेश्चन 2 ले लेते हैं पेज से। वैज्ञानिक प्रबंध के किन्हीं 3 मुख्य उद्देश्यों को विवेचन करिए। वैज्ञानिक प्रबंध के किन्हीं 3 मुख्य उद्देश्यों को विवेचन कीजिए। तो उद्देश्य क्या? उद्देश्य तो स्पष्ट लिखा हुआ है, उत्पादन लागत न्यूनतम होनी चाहिए। नहीं, वैज्ञानिक का सबसे पहला उद्देश्य होता है वैज्ञानिक प्रबंध का कि लागत जो हो कम पैसा पर हो, कम पैसा पर हो, लेकिन उत्पादन अधिक होना चाहिए। और उसका टारगेट क्या होता है? ज़्यादा मतलब उत्पादन, पैसा कम लगे उत्पादन ज़्यादा हो। वैज्ञानिक तकनीक अपना के उत्पादन किस्म सुधार ला सकते हैं। यदि वैज्ञानिक प्रबंध अपनाते हैं तो वस्तु के क्वालिटी सुंदरता में क्या होता है? सुंदर अच्छा किस्म के उत्पादन किया जा सकता है। और एक अन्य उद्देश्य श्रमिक को कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए, और आज के वैज्ञानिक प्रबंध से काम करने वाले की भी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार संस्था को इच्छा अनुसार अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये होता है वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध के किन्हीं 4 लक्षणों को बताएं। तो 4 लक्षण क्या क्या हो सकता है? एक निश्चित लक्ष्य योजना, कार्य क्षमता में वृद्धि, नियमों को पालन में दृढ़ता, उचित नियमावली का नियंत्रण, ये उद्देश्य हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक हम लोग लिए। ध्यान रखेंगे कि हम जब भी हमारे जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं वो समझ रहे हैं कि भाई क्लास तो सर ऐप पर जा ही जाता है, जिससे यूट्यूब पर कभी कभी डाल देते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार का बिजनेस है तो करना ही पड़ता है उस उद्देश्य से। लेकिन जो बच्चे यूट्यूब से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि ऑफलाइन सर क्या क्लास ऑनलाइन क्लास रेगुलर आप ले, तो वो फिर आपको आभा एकेडमी ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा। और वहाँ पर आप लोग फ़ोन करते हैं कि सर हमको बैच कोड दे दीजिए। देखिए एक चीज़ बताते, हर चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, हर चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। हम भी मेहनत करते हैं, हमारे भी सारे टेक्नोलॉजी लगा है, सब पर पैसा खर्च हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो शुल्क लेंगे ही, जिससे मेरा भी अपना सेटअप चल सके। ऐसे उद्देश्यों के लिए बैच कोड के आप नहीं करें। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप पेमेंट बात करें कि सर हमको पेमेंट करना है, उसकी रास्ता हम बता देंगे ऑनलाइन कैसे पेमेंट करना है। आपको बैच कोड भी मिलेगा, आपको सारी सुविधा मिल जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट बैच कोड के लिए रिक्वेस्ट करते हो, पॉसिबल नहीं है। चलिए आपको डेमो क्लास लेना है तो इस यूट्यूब चैनल पर लीजिए। जो हम डालते हैं वो डेमो क्लास के लिए डालते हैं, लेकिन रेगुलर क्लास एक सिस्टम ढंग से जाना है कि इसका हमको PDF भी चाहिए, इसका हर कुछ चाहिए हमको, जब भी चाहें क्लास को हम सुन सके देख सके। तो ऐसे कंडीशन में तो आपको पेड कोर्स में जाना पड़ेगा ऐप के माध्यम से। और ऐप के माध्यम से अगर जाते हैं वहाँ पेड करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सब कुछ फैसिलिटी आपको मिलेगा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप मेरी बात को समझ चुके हैं। और BST थोड़ा सा नॉन इंटरेस्टिंग पेपर होता है, मन लगाना होगा, सीखना पड़ेगा। तो चलिए आज का होमवर्क यही है कि 1 से लेकर 11 तक का आप फेयर करेंगे और उसको ग्रुप में डालेंगे, उसको ग्रुप में डालेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनका नोट्स अवेलेबल करा दिया गया था, बता दिया गया था, पहले ही आगाह कर दिया गया था भाई कि लॉकडाउन होने वाला है, आप नोट्स ले लीजिए। कि आप लोग तो वो दिन खोजते हैं कि भाई किस दिन अच्छा दिन होगा कि खरीदेंगे। चलिए जो ले चुके हैं उनके लिए आसान रास्ता होगा, जो नहीं लिए आप सोचे कैसे उपलब्ध होगा। तो हम आशा करते हैं कि आज क्लास आप लोगों को BST का चालू हो गया और आपको बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था, उन लोगों का डिमांड पूरा हुआ। आगे हर शनिवार को BST चलेगा। धन्यवाद।